हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आर जियोमेट्रिक्स। आज हम जेएनएसएस लेक्चर की थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो जीपीएस के हमने टाइप्स सुने थे, जैसे स्टैटिक होता है, काइनेमेटिक होता है, और हम कंपैरिजन करेंगे जो आरटी के होता है रियल टाइम काइनेमेटिक, और स्टैटिक होता है स्टेप एंड गो। टाइप्स ऑफ जीपीएस डीजीपीएस होते हैं, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम इस यूनिट में कवर करेंगे। और इस यूनिट का नाम है हमारे पास जीपीएस सर्वे एंड एप्लीकेशंस। इसके अंदर हम बेसिकली क्या क्या इंडेक्स है हमारा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे जीपीएस सर्वे का। बाकी जो नॉर्मल सर्वे होते हैं हमारे पास, जैसे थियोडोलाइट हो गया, ट्रैवर्स सर्वे हो गया, तो उससे कंपैरिजन में जीपीएस सर्वे के क्या हमारे पास एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेज क्या क्या है, मीन्स ओवर कन्वेंशनल सर्वेइंग जो टेक्निक्स होती हैं उसके ऊपर डीजीपीएस और जीपीएस की सर्वे से क्या हमें फ़ायदा मिलता है और क्या मतलब हमें लिमिटेशंस देखने के लिए मिलती हैं। दूसरा जो हम इसके अंदर देखेंगे वो है हमारे पास जीपीएस नेविगेशन वर्सेस जीपीएस सर्वेइंग, कि नेविगेशन और सर्वेइंग डिफरेंट क्यों है। ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा वो है हमारे पास ये जीपीएस मेजरिंग टेक्निक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, क्वेश्चन है जो हमारे पास गेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर्स में भी इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखे थे। तो इसके अंदर जो टेक्निक्स है हमारे पास, एक स्टैटिक है, रैपिड स्टैटिक, काइनेमेटिक, जिसके अंदर आरटी के आता है रियल टाइम काइनेमेटिक, एंड स्टेप एंड गो, स्टॉप एंड गो। सो ये 5 टाइप के हम मेजरिंग टेक्निक्स देखेंगे जीपीएस के अंदर। उसके बाद हम एप्लीकेशन देखेंगे जीपीएस का कहाँ कहाँ हो सकता है। वैसे तो हमें पता ही है ज़्यादातर हर जगह जीपीएस का यूज होता है, जैसे मिलिट्री पर्पज़ हो गया, नेविगेशन पर्पज़ हो गया, या फिर सर्विंग एंड मैपिंग के लिए यूज हो गया। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में भी जो जीपीएस का डेटा होता है जीआईएस के अंदर वो यूज करके एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। और रिमोट सेंसिंग तो पता ही हमें, सैटेलाइट से ही हम रिमोट सेंसिंग करते हैं, मतलब कि अर्थ का स्कैन करना या इन्फॉर्मेशन गैदर करना विदाउट कमिंग टू द कॉन्टैक्ट विद द अर्थ सरफेस, तो वो रिमोट सेंसिंग कहलाता है। फिर एविएशन पर्पज में हमें पता है कि एविएशन के लिए सैटेलाइट से ही वो अपने पोजीशन को ट्रैक करते हैं, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एनवायरनमेंट पर्पज़ के लिए जियोडेसी में, टाइम मेजरमेंट में, और लैंड सर्वे एप्लीकेशंस में। तो ये एप्लीकेशंस हैं जीपीएस के, वो भी हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमें पता है जीपीएस होता क्या है और कैसे काम करता है, उसका प्रिंसिपल हमने देखा था। बट हमें देखना है कि इसका यूज कैसे कर सकते हैं हम। मीन्स हम जीपीएस से सर्वे तो कर सकते हैं, बट इसके फ़ायदे नुकसान क्या क्या हैं, तो वो चीज़ हमें देखनी है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, जैसे सर्वेइंग टेक्निक्स है हमारे पास, थियोडोलाइट है, ट्रैवर्स है, या फिर हम टेक्योमेट्री यूज करते हैं, तो उसके एडवांस टेक्निक है हमारे पास जीपीएस सर्वे। मीन्स हमारे पास इसमें बहुत फ़ायदे होते हैं। जैसे सैटेलाइट होता है वो तो हमारे पास स्पेस के अंदर रहती हैं, तो हमारे पास जो भी कॉन्टैक्ट की दिक्कत नहीं रहती है। मीन्स रिसीवर यहाँ पे लिया और हमें यहाँ का लोकेशन मानना है, मीन्स कोऑर्डिनेट हमारे पास कैलकुलेट करना है, क्योंकि अननोन पॉइंट है हमारे पास, उसके बेसिस पे हम बहुत सारे एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसमें एक तो मीन्स विजुअलिटी की इतनी दिक्कत नहीं रहती है एज कम्पेयर टू अदर सर्वे टेक्निक्स, और उनको सेटअप करना तो उनके कंपैरिजन में एक तो एडवांस है, बहुत जल्दी रिजल्ट देती है। उसके बाद एक्यूरेसी भी बेटर मिलती है हमारे पास, और इतना मैनुअली नहीं, ये अपना खुद ही कैलकुलेट करती है लोकेशन को। तो इसके बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक है, सर्वेइंग टेक्निक है, नेविगेशन पर्पज़ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जीपीएस टेक्नोलॉजी जो है मतलब कॉमन पीपल की जो लाइफ्स है उसको पूरा चेंज कर दिया है, वो भी रैपिडली, क्योंकि पहले तो ये मिलिट्री पर्पज़ के लिए डिज़ाइन हुई थी, ये तो हम सब जानते ही हैं। बट जब से इसको मतलब कि कॉमन पीपल्स के लिए भी अलाउ कर दिया गया, तो इसका बहुत यूज होने लगा है आजकल। फ़ोन में तो जीपीएस टेक्नोलॉजी होती है हमारे पास, जैसे आप मैप चलते हो या किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हो, तो आप मैप ऑन करते हो तो वो हमारे पास जीपीएस की हेल्प से ही आपको डायरेक्शन या डिस्टेंस या टाइम बताता है हमारे पास। या फिर आप किसी को लोकेशन शेयर करते हो तो वो जीपीएस की हेल्प से ही होता है हमारे पास, क्योंकि हमारे फ़ोन में जीपीएस रिसीवर रहता है। So many of the critical situations in surveying or navigation are now easily and precisely solved to acceptable limits of accuracy। मतलब कि जीपीएस सर्वे से हमारे पास एक्यूरेसी बढ़ गई है हमारे पास, कि जो कैलकुलेट कर रहे हैं हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन, तो वो हम मान सकते हैं कि जीपीएस सर्वे का जो एक्यूरेसी रहता है वो ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू अदर सर्वे टेक्निक्स। अब जैसे हमारे पास 2 पॉइंट्स के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो उससे हम दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही जो प्रिंसिपल था हमारे पास, बट हम क्या है, ये 2 पॉइंट के बीच का कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर है हमारे पास। तो ये भी हम कर सकते हैं बेसिकली
सर्वेइंग क्या होता है हमारे पास? सर्वेइंग एक टेक्निक है या फिर साइंस कह लीजिए जो एक्यूरेटली डिटरमाइन करती है हमारे पास 3 डायमेंशनल पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, और या फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं या फिर उनके बीच का एंगल कैलकुलेट करते हैं। तो वो सर्वेइंग के थ्रू ही हमारे पास अननोन पॉइंट की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। अब जैसे कि सर्वेइंग से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन तो निकाल लेते हैं। जैसे हम टोटल स्टेशन से सर्वेइंग करते हैं तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक तो स्केल ऑपरेटर चाहिए, क्योंकि टोटल स्टेशन इतना इजी नहीं होता है। पहले अपने खुद की पोजीशन को वो उसको फिक्स करना होता है और अपने किसी भी पॉइंट से रिलेटिव में उसको सेट करना पड़ता है, तो उसके बाद हम किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या स्केल ऑपरेटर चाहिए। बट जीपीएस रिसीवर क्या है कि इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा एक रिसीवर मिलता है और उसको किसी पॉइंट पर रखोगे, जितनी देर के लिए रखोगे उतनी ज़्यादा ईजी रहता है। बट उसके जो एरर को कम करने के लिए भी कुछ सारी टेक्निक्स हैं। जैसे हम डीजीपीएस पढ़ेंगे, उसके अंदर स्टैटिक पढ़ेंगे, या फिर हम आरटी के पढ़ेंगे कि रियल टाइम में उस एक्यूरेसी को कैसे हम अचीव कर सकते हैं। तो वो सारे टेक्निक्स अभी हम आगे पढ़ेंगे। कहने का मतलब है, अगर हम कंपैरिजन करें कन्वेंशनल टेक्निक से और जीपीएस सर्वे से, तो जीपीएस ज़्यादा ईजी है, एडवांटेजेस है मीन्स, और प्रोडक्टिव है क्योंकि एक्यूरेसी हमें बेटर मिलती है हमारे पास इस केस में। तो ये सारे जीपीएस सर्वे के फ़ायदे हैं, क्यों हम यूज करते हैं वो चीज़ हमने देख ली। बट अगर पॉइंट वाइज देखा जाए कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और नुकसान क्या क्या हैं, मतलब जीपीएस एक तो महंगा है, पहली बात तो यही है एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्निक। तो वो सारे डिसएडवांटेजेस भी हम देखते हैं इसमें, और पहले सबसे पहले क्या एडवांटेजेस देखते हैं कि क्या क्या फ़ायदे हैं अदर कन्वेंशनल टेक्निक से। तो सबसे पहले क्या है, इंटरविजिबिलिटी बिटवीन स्टेशन इज़ नॉट नेसेसरी। तो हो सकता है बीच में कोई बिल्डिंग हो, हमें यहाँ का पॉइंट चाहिए और यहाँ का पॉइंट चाहिए, या फिर कोई पेड़ हो या कुछ भी चीज़ हो सकती है जो विजिबल नहीं होंगे एक दूसरे पॉइंट से। तो यहाँ पर क्या कन्वेंशनल टेक्निक में दिक्कत आएगी। बट सैटेलाइट तो जो है वो हमारे पास स्पेस में अवेलेबल है, जो कि यहाँ से भी दिखेगी और यहाँ से भी दिखेंगी। तो उसके बेसिस पर वो रिसीवर क्या कैलकुलेट कर सकता है अपने कोऑर्डिनेट्स को। कोऑर्डिनेट मतलब कि 3D पोजीशन को अपने आप कैलकुलेट कर सकता है। तो इसमें इंटरविजिबिलिटी की दिक्कत नहीं रहती है। ऑपरेशंस आर वेदर इंडिपेंडेंट बिकॉज जीपीएस यूजेस रेडियो फ्रिक्वेंसीज टू ट्रांसमिट द सिग्नल। तो जीपीएस के अंदर हमने देखा है कि जो सिग्नल आता है वो रेडियो सिग्नल्स होते हैं और वो स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। वो रेडियो सिग्नल की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। तो जो एटमॉस्फेयर का वेदर रहता है, वेदर मतलब क्लाउड्स वगैरह रहते हैं, तो इतना फ़र्क नहीं डालते हैं, और उनकी एक्यूरेसी भी मतलब हम क्या करेक्टिफाई कर देते हैं, तो उसकी एक्यूरेसी हम बेटर अचीव कर सकते हैं। तो रेडियो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी जो है वो ट्रांसमिट कर देती है थ्रू द वेदर और क्लाउड्स, तो इतना दिक्कत नहीं होता है हमारे पास। अब जो हम पढ़ रहे थे कि जो टोटल स्टेशन होता है पहले अपनी खुद की पोजीशन को सेट करता है, तो उसके लिए क्या एक बैक साइड चाहिए होती है। ठीक है, एक बैक साइड रीडिंग चाहिए होती है जिसका हमें नॉन कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या विजिबिलिटी होनी चाहिए बैक पॉइंट के लिए। तो हम इस तरीके से क्या लिमिटेड पॉइंट्स या फिर बहुत सारे पॉइंट्स लेने पड़ जाते हैं जो किसी भी अननोन पॉइंट की हमें जिसका कैलकुलेट करना है उस वहाँ तक पहुँचने के लिए। बट ये सब केस हमारे पास जीपीएस सर्वे में नहीं होता है। जीपीएस सर्वे का फ़ायदा है कि वो उस पॉइंट पर डायरेक्ट रिसीवर रखेगा और अननोन पॉइंट की लोकेशन को कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर लेगा। और उसके बाद क्या हमारे पास जीपीएस कैन बी यूज्ड राउंड द क्लॉक फॉर डेटा लॉगिंग पर्पजेज हमारे पास। तो हमारे पास ही इसको हम किसी भी टाइम पे यूज कर सकते हैं। सैटेलाइट तो हमारे पास 24 घंटे अवेलेबल रहती हैं। जीपीएस प्रोवाइड 3 डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन फॉर द यूजर पॉइंट कोऑर्डिनेट्स। 3D पोजीशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं और विद द हाई एक्यूरेसी। ये इंपॉर्टेंट है कि एक्यूरेसी जो होती है वो हाई अचीव्ड होती है हमारे पास, और एफर्ट लेस लगता है हमारे पास। सिंपल है, जीपीएस रिसीवर को ऑन करना होता है और वेट करना होता है हमारे पास। वो जीपीएस रिसीवर खुद ही पोजीशन को कैलकुलेट कर देता है। GPS survey results are more accurate as compared to the conventional techniques. GPS surveying is most efficient, more flexible, less time consuming because of not requiring intervisibility of stations. और बार बार सेट भी नहीं करना पड़ता इतना। ठीक है, तो हर एक मामले में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतना ज़्यादा स्केल ऑपरेटर भी नहीं चाहिए। और ये हमारे पास नेटवर्क इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब कि जिस पॉइंट की लोकेशन चाहिए हम उसी पे डायरेक्ट रिसीवर को रख सकते हैं और उस पॉइंट की लोकेशन निकाल सकते हैं। बट बाकी जो टेक्निक्स हैं उनको पहले सेट करने के लिए कुछ नोन पॉइंट्स चाहिए और इंटरविजिबिलिटी भी चाहिए। तो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स को लोकेट या सेट करना पड़ जाता है उस अननोन पॉइंट तक पहुंचने के लिए। बट ये सारा केस जीपीएस सर्वे के
लिए नहीं बना है, तो हमारे पास एक्यूरेसी और विद लेस एफर्ट हमें अचीव हाई हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास जीपीएस सर्वेइंग। बट ऐसा नहीं है कि जो सर्वेइंग है, जीपीएस सर्वेइंग, उसके कुछ लिमिटेशंस नहीं है, मीन्स उसके कुछ डिसएडवांटेज नहीं है। उसके कुछ डिसएडवांटेज में वो क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहली जो लिमिटेशंस है हमारे पास वो ये है कि ये हमारे पास अंडरग्राउंड साइट्स के लिए अवेलेबल नहीं रहता है, क्योंकि हमारे पास जो रिसीवर है और सैटेलाइट्स है उनके बीच का इंटरविजिबिलिटी रहना चाहिए। तो जैसे कि हमारे पास उसके बीच में बिल्डिंग वगैरह होता था, तो कन्वेंशनल टेक्निक्स के बीच में इंटरविजिबिलिटी की दिक्कत। बट इस केस में जो है जीपीएस सर्वे के केस में क्या होता है, जो रूफ हो गया या फिर कोई ऐसी चीज़ हो गई जहाँ से ये पेनिट्रेट नहीं कर सकते, अंडरग्राउंड साइट्स हो गई या फिर अर्बन या फॉरेस्ट एरिया होगा जो डेंसली ट्रीज रखता है, तो उस केस में हमारे पास इनका विजिबिलिटी इतना बेटर नहीं रहता। और मिनिमम 4 सैटेलाइट चाहिए हमें किसी पॉइंट की लोकेशन को, मतलब पोजीशन निकालने के लिए, वो भी एक्यूरेटली। तो 4 सैटेलाइट उससे के साथ कांटेक्ट में आनी चाहिए रिसीवर के साथ, बट ये चीज़ नहीं हो पाती है, तो ये हमारे पास एक्यूरेटली पोजीशन को कैलकुलेट नहीं कर पाता है। उसके बाद क्या है, हाईली एफिशिएंट होता है, बट उसका जो प्राइस रहता है, मीन्स ये थोड़ा कॉस्टली रहता है जीपीएस सर्वे एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल सर्वे। So efficient use of GPS required that travel time between stations is cut in order to match the savings in on-site time। तो हमारे पास मान लीजिए किसी ने के पास टेक्निक नहीं है बट किसी को कॉन्टैक्ट देके वो अपना काम करवा रहा है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जीपीएस सर्वे एक्यूरेटली और एफिशिएंटली उसका यूज करें हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जैसे कि हमें पता है कि जीपीएस सर्वे के लिए जो इंटरविजिबिलिटी है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दो स्टेशन पॉइंट के बीच में, बट हमारे पास सैटेलाइट और जीपीएस रिसीवर के बीच में विजिबिलिटी होनी चाहिए। अब मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसे पॉइंट की लोकेशन निकाल ली है और जीपीएस सर्वे का यूज कर रहे हैं जहाँ पे इंटरविजिबिलिटी अवेलेबल नहीं है, सो कन्वेंशनल टेक्निक हम यूज नहीं कर सकते। बट इस पॉइंट तक ले जाने के लिए भी जो उसका सामान है, तो उसके लिए हम हो सकता है कि किसी हेलीकॉप्टर का यूज करें या किसी भी ट्रांसपोर्टिंग जो कॉस्ट रहे वो ज़्यादा रहे हमारे पास, तो वो किस कॉस्ट के अंदर किसके अंदर आएगा, जीपीएस के अंदर आएगा। मतलब हम जीपीएस सर्वे तो कर सकते हैं बट उसके वो थोड़ा और कॉस्टली हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, जीपीएस सर्वे इज जनरली टारगेटेड टू सेटिस्फाई ए स्पेसिफिक सर्वे नीड। जीपीएस वुड हैव टू एस्टेब्लिश 2 इंडिविजुअल stations in order to satisfy the requirement for azimuth data for use by conventional survey method। तो हम जीपीएस सर्वे का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 इंडिविजुअल पॉइंट्स को, मतलब कि उसके कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करने के लिए, जिससे कि हम कन्वेंशनल मेथड को यूज़ कर सकें। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम जीपीएस मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड इफ़ दे आर यूजफुल फॉर कन्वेंशनल सर्वे एप्लीकेशन। तो मतलब कि जो इसके जीपीएस सर्वे का जो डेटा रहता है उसको हमें जैसे हम बोल रहे हैं कि 2 इंटरविजिबल स्टेशंस की लोकेशन या कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए जीपीएस का यूज़ किया जा सकता है, तो उनको पहले क्या मतलब ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, जिससे कि वो अदर जो थियोडोलाइट हो गया, टोटल स्टेशन हो गया, उनमें उन पॉइंट्स का यूज कर सकें हमारे पास। जीपीएस सर्वे रिक्वायर स्ट्रेटेजीज फॉर प्लानिंग फील्ड ऑपरेशंस फॉर डेटा कलेक्शन अलॉन्ग विद द डिफरेंट डेटा एनालिसिस मेथड टू बी डेवलप। तो जो जीपीएस सर्वे करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या स्ट्रेटेजी प्लानिंग करनी पड़ती है, या फिर हमें जिसके लिए सर्वे के लिए टेक्निक चाहिए तो डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, किस किस पॉइंट पे हमारे पास डेटा चाहिए और कितने टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि जितने टाइम के लिए हम रखते हैं उतने टाइम इतनी एक्यूरेसी बढ़ती जाती है हमारे पास। तो वो सारा रहता है हमारे पास, और कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे उसके डेटा कलेक्शन होने के बाद उसको कैसे हम और एक्यूरेट कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निक्स होते हैं हमारे पास, जैसे स्टैटिक हो सकता है कि पोस्ट प्रोसेसिंग डेटा हम कर सकते हैं, तो वो सारी प्लानिंग चाहिए होती है हमारे पास जीपीएस सर्वे करने के बाद। तो वो भी हमारे पास एक लिमिटेशन है जीपीएस सर्वे के लिए। हमें एक्यूरेटली डेटा मिल सकता है बट उसको क्या हमें प्रोसेस करना पड़ता है कभी कभी, जिससे कि और जो एरर है वो मिनिमाइज हो सके। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या जीपीएस नेविगेशन या जीपीएस सर्वेइंग कैसे डिफरेंट है वो चीज़ देख लेते हैं हम पहले, फिर उसके बाद हम जीपीएस सर्वेइंग की टेक्निक्स देखेंगे। तो अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो जीपीएस नेविगेशन क्या होता है हमारे पास कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना, मीन्स उसकी पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन हमें या उसके लोकेशन की इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, तो वो ट्रैकिंग या उसको नेविगेशन कहते हैं। और सर्विंग में हमें पता है कि जिस
पहले जो प्लानिंग करते हैं कि हमें इस पॉइंट की हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, फिर उसके बेसिस पे हम कोई भी जो भी उसका एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग में या फिर कैडेस्ट्रियल सर्वे में उसका यूज कर सकते हैं। तो ये क्या जीपीएस सर्वेइंग के अंदर आता है। और नेविगेशन मतलब ट्रैक करना किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे किसी एरोप्लेन को या एयरक्राफ्ट को हम ट्रैक कर सकते हैं, तो जब तक कि वो अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता तो उसको हम जीपीएस नेविगेशन कहते हैं सिंपल भाषा में। अब देख लेते हैं कि जीपीएस सर्विंग क्या होता है। जीपीएस सर्विंग क्या हमारे पास मोस्टली एसोसिएटेड विद द ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ स्टेब्लिशिंग, जैसे जियोडेटिक कंट्रोल को हमें जो पॉइंट्स होते हैं उनको कैलकुलेट या निकालने के लिए हम जीपीएस सर्वे का यूज कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए, कैडेस्ट्रियल सर्वे के लिए, मैप बनाने के लिए, तो ये सारा क्या सर्वेइंग के लिए आता है जब हम जीपीएस का यूज करते हैं उनकी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए या फिर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। जबकि जीपीएस नेविगेशन क्या होता है, सपोर्ट द सेफ पासेज ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट फ्रॉम द पोर्ट ऑफ डिपार्चर। मान लीजिए एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पर जाना है तो हमारे पास उसका भी देखोगे अब तो एक पाथ होता है हमारे पास, जो एरोप्लेन चलते हैं एक रूटीन में और एक पाथ में चलते हैं, तो वो ट्रैक करता है। उस पाथ को कंटिन्यूसली ट्रैक किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, तो वो किसकी हेल्प से होता है, जीपीएस सैटेलाइट्स की हेल्प से। और उसी को हम जीपीएस नेविगेशन कहते हैं, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट को लोकेशन को ट्रैक करना। सो वाइल अंडरवे एंड टू इट्स पॉइंट ऑफ अराइवल, मतलब एक से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए। अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशनल एस्पेक्ट सच एज द रियल टाइम एब्सोल्यूट पोजिशनिंग एस्पेक्ट ऑफ नेविगेशन इज वेरी एसेंशियल एज अपोज टू द पोस्ट प्रोसेस रिलेटिव पोजिशनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीपीएस सर्वेइंग। मतलब कि देखिए जब नेविगेशन करते हैं, हम कह रहे हैं कि नेविगेशन करना मतलब किसी चीज़ को ट्रैक करना। अब लाइव ट्रैक करते हैं तो रियल टाइम कहते हैं उसको। तो पोजिशनिंग या नेविगेशन के पर्पज़ के लिए हमारे पास रियल टाइम मतलब कि पोजिशनिंग या उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। बट सर्विंग के केस में क्या है, हमने पहले डेटा कलेक्ट कर लिया, पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स हमने कैलकुलेट या स्टोर कर लिया, उसको हम क्या बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो ये जीपीएस सर्विंग और नेविगेशन का डिफरेंस है कि रियल टाइम चाहिए होता है हमारे पास नेविगेशन के केस में। अगर और डिफरेंस देखना है तो हमारे पास क्या, जैसे रिसीवर्स दोनों के क्या अलग अलग यूज होते हैं। जैसे जीपीएस सर्विंग का रिसीवर जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू द जीपीएस नेविगेशन टाइप में जो रिसीवर यूज किया जाता है। और जो प्राइमरी मेजरमेंट होता है जीपीएस नेविगेशन में, वो हमारे पास क्या होता है, सीडो रेंज होता है विच इज डेल्ट विद इन ए कैजुअल एंड रिलैक्स मैनर। ठीक है, जीपीएस सर्विंग रिक्वायर्स ए मोर केयरफुल ट्रीटमेंट ऑफ द बायसेस ड्यूरिंग द डेटा प्रोसेसिंग। तो दोनों के केस में हमारे पास एक्यूरेसी का भी डिफरेंस है, रिसीवर का भी डिफरेंस है, दोनों चीज़ें होती क्या है वो चीज़ हमने देख ली। मतलब कि जीपीएस नेविगेशन अलग होता है, जीपीएस सर्विंग अलग होता है हमारे पास। तो जीपीएस मेजरिंग टेक्निक्स हमारे पास क्या कौन कौन सी होती हैं। जीपीएस सर्वे तो हमने देखा है, मीन्स उसके बेनिफिट्स और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लिए। बट उसकी जो मेजरिंग टेक्निक्स होती है हमारे पास, जीपीएस कैसे यूज कर सकते हैं हमारे पास, या फिर वो कैसे काम करता है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास जो टेक्निक है वो है हमारे पास स्टैटिक, दिस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग लॉन्ग बेस लाइन यूजली 20 किलोमीटर और मोर। तो ये हर एक लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। तो स्टैटिक कहाँ यूज होती है, जिसका लेंथ सर्विंग करने का जनरली जो बेस लाइन रहती है वो 20 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की रहती है। ठीक है, स्टैटिक सर्वे जो होता है वो हमारे पास एक्यूरेटली डेटा को कैलकुलेट करता है, मीन्स उसकी एक्यूरेसी हाई होती है, बट हमारे पास ये थोड़ा स्लो ऑपरेट करता है हमारे पास। स्टैटिक सर्वे में क्या है, एक रिसीवर होता है जिसके हमारे पास ऑलरेडी नॉन कोऑर्डिनेट्स रहते हैं। जिस मान लीजिए WGS-484 में हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट नोन है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस रिसीवर रहते हैं। मतलब एक पॉइंट हो गया जिसके हमारे पास ऑलरेडी हमने सर्वे करके इसके पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लिया है, तो इस पे जो हम रिसीवर को रखते हैं वो कौन सा रिसीवर होता है, उसको हम कहते हैं रेफरेंस रिसीवर। और जो बाकी डिफरेंट पॉइंट्स पे जहाँ पे हमें सर्वे करना होता है, जिसके अननोन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, वहाँ पर रिसीवर को हम पुट अप करते हैं एक एक करके, और फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं तो अपना लोकेशन को कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करता है। तो ये जो रिसीवर होता है इसको हम कहते हैं रोवर रिसीवर। मीन्स जो फिक्स पोजीशन पर रहता है, जिस नॉन कोऑर्डिनेट पर रहता है, उसको हम रेफरेंस कहते हैं, रेफरेंस रिसीवर। और जो मूव करता रहता है हमारे पास जो दूसरा रिसीवर होता है जिसको हम प्लेस करते हैं अदर एंड ऑफ द बेस लाइन, तो उसको हम क्या कहते हैं,
रोवर रिसीवर कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जिस पॉइंट पे हमारे पास कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना होता है वो रिसीवर को कुछ देर के लिए वहाँ पर ऑन करके रखना पड़ता है, फिर वो अपना ऑटोमेटिकली सैटेलाइट से अपनी लोकेशन को कैलकुलेट करता रहता है। अब ये जो टाइम है कितने टाइम के लिए रखना है, जैसे 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, जितनी देर ज़्यादा के लिए रखेंगे उतने ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आता है सैटेलाइट के, और उसी के बेसिस पे अपने लोकेशन को कैलकुलेट करता है, और उतनी एक्यूरेटली मीन्स उतनी एक्यूरेसी हमें अचीव होती रहती है जितनी देर के लिए हम किसी भी पॉइंट पर रिसीवर को रखते हैं। मेनली जो टाइम लेंथ रहती है कि कितनी देर के लिए रखना चाहिए, तो वो डिपेंड करती है हमारे पास कि कितनी सैटेलाइट्स उसमें मतलब विजिबल हैं उस टाइम पे, या फिर जो सैटेलाइट्स का डीओपी है, डायल्यूशन ऑफ प्रिसीजन, या फिर ज्योमेट्रिकली जो हमने देखा था ना कि एक ही साइड में नहीं रहना चाहिए, मोस्टली 90 डिग्री अगर सैटेलाइट्स एंगल बना रही हैं तो वो ज़्यादा एक्यूरेट रहता है हमारे पास। अगर वो किसी भी लेफ्ट साइड या राइट साइड या फिर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साइड ही रहेंगी चारों सैटेलाइट्स, तो वो इनएक्यूरेटली या फिर एक्यूरेसी उतनी अचीव नहीं हो पाती है। वो चीज़ हमने देखी थी कि ज्योमेट्री क्या होती है हमारे पास, सोर्सेज ऑफ एरर के अंदर देखा था हमने। सो ये जो सैटेलाइट ज्योमेट्री है, डायल्यूशन ऑफ प्रिसीजन कहते हैं उसको, तो और या फिर लेंथ ऑफ लाइन हमारे पास कितनी लंबी लेंथ है हमारे पास लाइन की, उसके बेसिस पे हमारे पास एक्यूरेसी मिलती है, क्योंकि एक रिसीवर यहाँ पर रहेगा रेफरेंस रिसीवर, और जिस पे हमारे पास दूसरे एंड पे बेस लाइन के दूसरे एंड पे क्या रहता है, रोवर रिसीवर रहता है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, अगर ज़्यादा रहेगा तो उतना कम एक्यूरेसी रहेगी, तो उस पर भी डिपेंड करता है हमारे पास कि कितनी देर के लिए हमें इन दोनों रिसीवर को रखना पड़ेगा अपनी लोकेशन को निकालने के लिए। तो हमने जब मतलब कि ज़्यादातर जो सर्वे किया गया 20 किलोमीटर लेंथ की लाइन पे एक रिसीवर यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है, 20 किलोमीटर है। तो जनरली दोनों रिसीवर को कितनी देर के लिए रखना पड़ता है, 1 घंटे के लिए रखना पड़ता है अपनी लोकेशन को कैलकुलेट करने के लिए। और हमारे पास मिनिमम 5 सैटेलाइट रहती हैं उस टाइम पे विजुअल रिसीवर के साथ। तो ये हमारे पास जब 1 घंटा हो जाता है, बट मान लीजिए आपकी लेंथ जो है लाइन की, जो बेस लाइन हम बोल रहे हैं उसकी अगर लेंथ हमारे पास 20 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा लंबी लाइन रहेगी उतनी ज़्यादा देर के लिए हमारे पास रिसीवर को रखना पड़ेगा हमारे पास ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, तो जब हमारे पास मान लीजिए डेटा कलेक्ट कर लिया उसने अपना 1 घंटे के लिए, अपनी लोकेशन कैलकुलेट कर ली, तो वो डेटा को वो स्टोर कर लेता है, रिसीवर को हम स्विच ऑफ कर सकते हैं, और फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे या फिर नेक्स्ट बेस लाइन के लीजिए उस पर हम रोवर रिसीवर को मूव कर देते हैं, फिर हम दूसरी पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास इसमें एक चीज़ थी, जो रेफरेंस रोवर था उसको हम मूव नहीं करते क्योंकि वो अपना कैलकुलेट करता रहता है पोजीशन को, बट रोवर रिसीवर को हम मूव कर सकते हैं एक पॉइंट पर कैलकुलेट करने के बाद दूसरी बेस लाइन के लिए। तो ये हमारे पास किसका है, स्टैटिक सर्वे कहलाता है, क्योंकि इसमें हम करेक्शन जो करते हैं, अप्लाई करते हैं, वो बाद में करते हैं, मीन्स पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद कंप्यूटर में हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्टैटिक सर्वे को और बेटर समझना है तो हमें एक एग्जांपल लेना है, और वो एग्जांपल है ये वाला। इसमें हमारे पास स्टेप्स दिखाए गए हैं कि हम कैसे किसी भी अननोन पॉइंट को स्टैटिक सर्वे से कैसे कैलकुलेट करते हैं हमारे पास। तो इसमें हमारे पास जो ये नेटवर्क है यू वी डब्ल्यू वाई और एक्स का, इसको हमारे पास मेजर किया गया है स्टैटिक टेक्निक से। इसमें हमारे पास 3 रिसीवर हैं, एक यू पर रखा गया सबसे पहले, फिर वी पे और वाई पे। यू को मान लीजिए हमारे पास नॉन कोऑर्डिनेट है, ठीक है, जो हम बोल रहे थे कि एक नॉन कोऑर्डिनेट पर रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस रिसीवर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या नॉन कोऑर्डिनेट है, और किसके अंदर जैसे WGS होता है, वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम 1984 वाला, तो WGS 84 होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हमारे पास। तो उसमें हमारे पास जो यू है पॉइंट, उसके नॉन है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स, तो उस पर हमारे पास जो रिसीवर रखा जाएगा उसको रेफरेंस रिसीवर कहेंगे। तो हमारे पास 3 रिसीवर से हम इस नेटवर्क को कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी पोजीशंस को। सबसे पहले क्या हमने यू पे रखा, वी पे रखा और वाई पे रखा, और हमने पोजीशन कैलकुलेट कर ली। उसके बाद हमने जो वाई पर था उसको मूव कर दिया एक्स पे, और जो वी पर था उसको मूव किया डब्ल्यू पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो फिर उसके बाद हमारे पास ये वाला ट्राइंगल हमें मेजर हो जाएगा, क्योंकि एक्स के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे और डब्ल्यू के पता चल जाएंगे। पहले स्टार्टिंग में तो ये था, बट उसके बाद हमने जब मूव कर दिया वाई से एक्स पे रख दिया, वी से हमने डब्ल्यू पे रख दिया।
तो ये वाला ट्राइंगल मेजर हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद जो यू पे था रिसीवर उसको वाई पे रख दिया, और फिर से जो डब्ल्यू पे था उसको वी पे रख दिया, तो ये वाला ट्राइंगल हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब जो वी पे था उसको हमने बैक कर दिया और डब्ल्यू पे रख दिया और ये वाली लाइन मेजर कर ली। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो फाइनल बना, जो हमारे पास फाइनल नेटवर्क बना यू वी डब्ल्यू एक्स वाई का, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, और जो यू था नॉन कोऑर्डिनेट था उसके रेफरेंस में हमने हर एक पोजीशन से बेस लाइन को बना लिया। तो कहने का मतलब था कि ये जो नेटवर्क हम मेजर करते हैं स्टैटिक के लिए, वो जो रेफरेंस होता है, रेफरेंस रिसीवर, यहीं से हमारे पास बेस लाइन को चालू करते हैं, और जो रिसीवर से हम अपने नेटवर्क के पोजीशंस को कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे पास। तो हमारे पास हर एक पॉइंट का क्या एक बेस लाइन बनेगी रेफरेंस रिसीवर से, जो कि नॉन कोऑर्डिनेट है यू हमारे पास स्टैटिक जीपीएस टेक्निक के अंदर। क्योंकि हमारे पास यू की जो कोऑर्डिनेट्स हैं, बाकी कोऑर्डिनेट्स में कितना एरर आ रहा है वो हम करेक्टिफाई करते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर। तो हमारे पास हर एक बेस लाइन क्या यू से कनेक्टेड होनी चाहिए, उसके लिए हमारे पास ये प्रोसेस या स्टेप्स को फॉलो किया गया। तो हमने एक नेटवर्क लिया यू बी डब्ल्यू एक्स वाई एंड हैज़ टू बी मेजर्ड विथ 3 रिसीवर्स। हमारे पास रिसीवर कितने ओनली 3। सो हमने उनको सबसे पहले कहाँ प्लेस किया, यू वी और वाई पे। ठीक है, तो आप डायग्राम में देख सकते हो, वही चीज़ मैंने समझाई थी आपको। तो कोऑर्डिनेट यू के हमारे पास नॉन कोऑर्डिनेट है WGS84 के अंदर। जीपीएस हमारे पास क्या रिकॉर्ड करेगा, जीपीएस डेटा इज रिकॉर्डेड फॉर द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टाइम। मान लीजिए 20 सेकेंड 60 सेकेंड, जो भी डिपेंडेंट होती है हमारे पास सेटेलाइट ज्योमेट्री पे। ठीक है, आफ्टर द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टाइम द रिसीवर डेट वाज एट वाई। तो जो वाई पे था हमने एक्स पे रख दिया, और जो वी पे था हमने मूव कर दिया डब्ल्यू पे। नाउ द ट्राइंगल यू डब्ल्यू एक्स इज मेजर्ड, तो हमने उस ट्राइंगल को मेजर कर लिया। अब उसके बाद क्या है, जो रिसीवर था यू पे उसको हमने मूव किया वाई पे, और जो डब्ल्यू पर था रिसीवर उसको हमने वी पे मूव किया। फिर हमने क्या इस ट्राइंगल को मेजर कर लिया वी एक्स और वाई को। ठीक है, उसके बाद जो वी पे था रिसीवर उसको वापस हमने डब्ल्यू पे रख दिया, और वाई पे ऑलरेडी था तो हमने इस लाइन को मेजर कर लिया। अब ये जो नेटवर्क बना वो फाइनली नेटवर्क बन गया, और हमने हर एक पॉइंट को बेस लाइन को रेफरेंस जो रिसीवर था उससे कनेक्ट कर दिया एक्यूरेसी या फिर पोस्ट प्रोसेसिंग एनालिसिस के लिए। ये जो टेक्निक है वो हमारे पास स्टैटिक टेक्निक थी। उसके बाद जो हमारे पास है दूसरी टेक्निक है वो है हमारे पास रैपिड स्टैटिक। रैपिड स्टैटिक सर्वे के अंदर क्या होता है, हमारे पास ये जो एलिजिबल है वो जनरली 20 किलोमीटर बेस लेंथ से कम के लिए हमारे पास। ठीक है, वो हमारे पास ज़्यादा के लिए थी। अगर लेंथ हमारे पास बेस लाइन हमारे पास 20 किलोमीटर से कम है तो हम रैपिड स्टैटिक सर्वे कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक्स है वो जनरली एग्जिस्टिंग नेटवर्क को डेंसिफाई के लिए, या फिर हमारे पास लोकल कंट्रोल नेटवर्क्स रहते हैं उनको इस्टेब्लिश करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जा सकता है। ये हमारे पास फास्टर होती है, नाम से पता चल रहा है वो स्टैटिक है, ये रैपिड स्टैटिक है, तो ये हमारे पास फास्टर होती है। इस सर्वे में क्या हुआ है, जो रेफरेंस पॉइंट होता है हम चूज करते हैं, एक तो रेफरेंस पॉइंट रहता ही है, उसके अलावा जो एक या एक से ज़्यादा रोवर ऑपरेटर रहते हैं या रोवर रिसीवर रहते हैं हमारे पास। जैसे कि स्टैटिक था सेम प्रिंसिपल है इसका भी, बट ये जो टेक्निक्स है वो फास्ट है। इसमें क्या हम जो पॉइंट्स जिस जिस पॉइंट का अननोन डेटा है या जिसको हमें कैलकुलेट करना है वो हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं कितनों के हमारे पास कोऑर्डिनेट निकालने हैं उनको हम पहले ही हम डिसाइड कर लेते हैं। अब जैसे कि इस टेक्निक का यूज़ करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसको डेंसिफाइंग करने के लिए, तो कहने का मतलब है कि एक बार जीपीएस सर्विंग टेक्निक यूज की जा चुकी है तो हमारे पास सबसे पहला टास्क जो रहता है इसके अंदर को उन पॉइंट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं जिनके हमारे पास एक्यूरेटली नोन कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हैं। तो अगर कोई भी पेरीमीटर है या एरिया है जिसका हमें सर्वे करना है तो उस पेरीमीटर के ऊपर हमारे पास मिनिमम 4 नोन पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं इस रैपिड स्टैटिक सर्वे टेक्निक के अंदर। तो एटलीस्ट 4 नोन पॉइंट्स ऑन द पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट शुड बी ऑब्जर्व। ठीक है, अगर मान लीजिए फिर जो नोन पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर रिसीवर रखते हैं तो वो रेफरेंस रिसीवर को रखते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी हमें पता रहते हैं तो उसको सेटअप कर देते हैं उन नोन पॉइंट्स के ऊपर। अगर मान लीजिए कोई भी नोन पॉइंट अवेलेबल नहीं है तो हम उस रिसीवर को कहीं पर भी उस नेटवर्क के अंदर रख सकते हैं
और उसके बाद जो रोवर रिसीवर रहेगा वो हर एक पॉइंट पर जाके अपनी रीडिंग्स लेता है हमारे पास। अब उस रोवर रिसीवर या कितनी लेंथ ऑफ टाइम के लिए हम किसी भी पॉइंट पर रख सकते हैं अपनी रीडिंग को लेने के लिए या पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बेस लाइन की लेंथ के ऊपर, या फिर हमारे पास सैटेलाइट की GDOP मतलब जियोमेट्रिक डायल्यूशन ऑफ प्रिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास। अब ऐसे ही हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि स्टैटिक के अंदर देखा था रैपिड स्टैटिक का। तो ये जो रैपिड स्टैटिक होता है वो ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि इसके अंदर मान लीजिए हमारे पास ये नेटवर्क को मेजर करना है रैपिड स्टैटिक टेक्निक से, तो हमारे पास एक रोवर रेफरेंस रिसीवर रहेगा जिसके नॉन कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। तो मान लीजिए R हो गया हमारे पास रेफरेंस स्टेशन। अब हमारे पास 2 रिसीवर हैं रोवर रिसीवर, तो हमने सबसे पहले किसके ऊपर रख दिया, U के ऊपर रख दिया, दूसरा W के ऊपर रख दिया। तो हम इस बेस लाइन को मेजर कर सकते हैं क्योंकि अपने कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है। और R तो हमारे पास रेफरेंस रिसीवर है ही, वो भी अपने नॉन कोऑर्डिनेट्स भी रहेंगे उसके पास, अगर नहीं है तो हमने एक पॉइंट ऐसा नेटवर्क के अंदर चूज कर लिया जो मतलब कि नेटवर्क के अंदर है और उसको रेफरेंस रिसीवर हमने मान लिया है, तो वो अपनी पोजीशन को और एक्यूरेटली ज़्यादा देर तक रखता है, तो एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए R जो है हमारे पास रेफरेंस रिसीवर है, अब U और W पे हमने क्या किया, रोवर रिसीवर को मूव किया, तो उसने अपनी इस नेटवर्क को फाइंड आउट कर लिया। अब क्या हमने मूव कर दिया क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ये नेटवर्क मिल गया हमने, तो U से हमने V पे कर दिया, W से हमने X पे कर दिया, तो उसके बाद क्या है, ये वाला नेटवर्क अवेलेबल हो गया, ठीक है। R तो हमें ऑलरेडी रेफरेंस रिसीवर के साथ मिला हुआ है। अब उसके बाद बचा कौन सा, Y बचा, तो किसी एक को मूव कर दीजिए, X को मान लीजिए हमने Y पे मूव कर दिया, तो हमारे पास हर एक रेफरेंस से जो रिसीवर था उससे बेस लाइन पर हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं। तो ये जो टेक्निक्स है मतलब कि हमने एक नेटवर्क के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लिया रैपिड स्टैटिक मेजरिंग टेक्निक की हेल्प से। तो ये सिमिलर है, उसमें हमारे पास स्टैटिक था तो हमारे पास हर एक ट्रायंगल को मेजर करना पड़ रहा था। इसमें क्या है, एक बेस लाइन को आप मेजर करते हुए चलोगे तो जल्दी हो जाता है, तो ये हमारे पास रैपिड स्टैटिक टेक्निक होती है। उसके अलावा हमारे पास कौन सी है, काइनेमेटिक टेक्निक है हमारे पास। तो ये हमारे पास काइनेमेटिक टेक्निक्स के अंदर क्या होता है कि जो रिसीवर होता है, रोवर रिसीवर भी होता है इसके अंदर, तो वो हमारे पास हर एक पॉइंट पर जाके रीडिंग लेता है और रियल टाइम में मतलब कि इसका सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है रेफरेंस रिसीवर के रेस्पेक्ट में। और जनरली ये टेक्निक किस में यूज होती है, जब दोनों पॉइंट्स के बीच में रोवर रिसीवर और रेफरेंस रिसीवर के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है। तो जो सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं उसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं, कि दोनों जो रोवर रिसीवर और रेफरेंस रिसीवर रहता है एक साथ, उनको पहले हम 5 से 20 मिनट के लिए जनरली उसको ऑन करके रखते हैं और उनको एक सैटेलाइट्स मीन्स उस फेज में लेकर आते हैं जिससे कि दोनों सिंक्रोनाइज हो जाएं, तो उसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो काइनेमेटिक सर्वे टेक्निक्स क्या होती है, जनरली किसके लिए यूज होती है, एक तो डिटेल सर्विंग के लिए, मीन्स हमें बहुत डिटेल में चाहिए हर एक पॉइंट की इन्फॉर्मेशन, तो हमें सर्विंग अगर डिटेल में करना है तो हमारे पास काइनेमेटिक टेक्निक को यूज़ करना होता है। रिकॉर्डिंग ट्रेजेक्ट्री को रिकॉर्ड करना है तो हमारे पास काइनेमेटिक टेक्निक को यूज़ करते हैं हम, क्योंकि ये हमारे पास बहुत एफिशिएंट वे है मेजरिंग मैनी पॉइंट्स एंड डेट आर क्लोज टुगेदर। तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, जो इसमें नहीं लिखा हुआ मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक रेफरेंस रिसीवर हो गया और ये हमारे पास रोवर रिसीवर हो गया, ये दोनों जितना क्लोज रहेंगे, और मान लीजिए फिर से बना लेता हूँ कि एक रेफरेंस रिसीवर रह गया हो गया और ये हमारे पास रोवर रिसीवर हो गया। अब ये एक ही सैटेलाइट से मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होगा जितने ज़्यादा क्लोज रहेगा दोनों रिसीवर, उनके बीच का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस रहेंगी वो सिमिलर रहेंगी, तो जो भी एरर इसके अंदर रहेंगे रेफरेंस रिसीवर के अंदर, वही हमारे पास रोवर रिसीवर के अंदर रहेंगे। तो ये बेसिक प्रिंसिपल रहता है कि स्मॉल डिस्टेंसेज या स्मॉल गैप के लिए हमारे पास इन टेक्निक्स को यूज किया जाता है, काइनेमेटिक टेक्निक को, जिससे कि हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस रहती हैं वो सिमिलर रहती हैं दोनों रिसीवर के लिए। तो जो एरर इसके अंदर रहेंगे वो एरर हमारे पास रोवर रिसीवर के भी अंदर रहेगा, लेकिन रेफरेंस रिसीवर को हम ज़्यादा देर के लिए रखते हैं जिससे कि वो अपनी पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर कर सके। तो जो भी एरर हमारे पास होता है नोन पॉइंट्स के कंपैरिजन करता है, और जो एरर होता है उसको रियल टाइम में रोवर रिसीवर को ट्रांसफ़र करता है और उसको करेक्टिफाई करता है, क्योंकि इसको हम थोड़ी देर के लिए ही रखते हैं क्योंकि वो जियोमेट्रिक डायल्यूशन ऑफ प्रिसिजन पे
डिपेंड करता है कि हमारे पास टाइम लेंथ कितनी रहेगी किसी भी पॉइंट पर रिसीवर को रख के अपनी पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए। तो जो भी एरर आता है वो हमारे पास टाइम टू टाइम उसको करेक्टिफाई करता रहता है। तो ये टेक्निक क्या हमारे पास काइनेमेटिक होती है। और ये बेसिक प्रिंसिपल रहता है कि मान के चलते हैं कि दोनों का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहती है वो सिमिलर रहती है, तो दोनों का जो एरर रहता है वो जनरली सिमिलर रहता है। बट हमारे पास रेफरेंस रिसीवर की पोजीशन पता रहती है और ये खुद को कैलकुलेट भी करता रहता है, तो डिफरेंस जो वेरिएशन आता है उसको करेक्टिफाई करता रहता है रोवर के साथ। तो ये हमारे पास जो काइनेमेटिक टेक्निक होती है, इसीलिए जो क्लोज पॉइंट्स रहते हैं जहाँ हमें लोकेशन या सर्वे करना होता है, तो उस मतलब कि इस टेक्निक का यूज किया जाता है, वो बहुत एफिशिएंट मानी जाती है। दिस टेक्निक इन्वॉल्व ए मूविंग रोवर हुज पोजीशन कैन बी कैलकुलेटेड रिलेटिव टू द रेफरेंस। तो जो मैंने प्रिंसिपल बताया वही है कि हमारे पास जो भी पोजीशन में वेरिएशन आता है कोऑर्डिनेट्स में या लोकेशन में, वो रेफरेंस रिसीवर क्या अपने रोवर रिसीवर को डायरेक्ट इंटीमेट करता रहता है। फर्स्टली द रोवर हैज़ टू परफॉर्म व्हाट इज नोन एज द इनिशियलाइजेशन। तो जो मैं सिंक्रोनाइजेशन कर रहा था वो हमारे पास मेन क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन कहते हैं। इनिशियलाइजेशन प्रोसेस करना होता है काइनेमेटिक के अंदर, जो कि स्टैटिक के अंदर ये चीज़ नहीं करनी पड़ती है। तो ये मेन डिफरेंस है हमारे पास। इनिशियलाइजेशन जो है वो मेन डिफरेंस है काइनेमेटिक और स्टैटिक के बीच में। सिमिलर है हमारे पास काइनेमेटिक क्या है, रैपिड स्टैटिक पॉइंट, जैसे हम हर एक पॉइंट पर जाके क्या रोवर से उस बेस लाइन को मेजर कर रहे थे। तो काइनेमेटिक के अंदर भी सेम चीज़ होती है, बट उससे पहले एक इनिशियलाइजेशन करना होता है। उसके अंदर क्या होता है कि रेफरेंस और जो रोवर होता है स्विच ऑन किए जाते हैं और उनको थोड़ी देर के लिए, मतलब कि 5 से 20 मिनट के लिए स्विच ऑन करके स्टेशनरी रखा जाता है। यहाँ पर हमारे पास रोवर है और यहाँ पर हमारे पास रेफरेंस है, तो दोनों को 5 से 20 मिनट के लिए रख दिया जाता है, उसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। ये चीज़ हमारे पास काइनेमेटिक के अंदर करनी पड़ती है, जिससे कि वो रियल टाइम में एक्यूरेट कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट कर सके। उसके बाद क्या हमारे पास रोवर फ्री हो जाता है, उसको जिस पॉइंट पे हमें कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं या जो अननोन पॉइंट्स रहते हैं उन पे जाके रोवर रिसीवर को हम रख सकते हैं और कैलकुलेट कर सकता है, वो फ्री हो जाता है हमारे पास उसके बाद इनिशियलाइजेशन के बाद। तो यूज़र हमारे पास रिकॉर्ड करता है पोजीशन को प्री डिफाइंड रिकॉर्डिंग रेट पे, मीन्स कितनी देर के लिए रखना है वो डिपेंड करता है हमारे पास GDOP पे, और रिकॉर्ड कर सकता है डिस्टिंक्ट पोजीशंस और रिकॉर्ड ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। तो मतलब कि रियल टाइम में भी वो पोजीशन को कैलकुलेट कर सकता है। दिस टाइप ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड द काइनेमेटिक चेन, इसको हम काइनेमेटिक चेन कहते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि मिनिमम 4 सैटेलाइट्स चाहिए होती हैं अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए, पर हो सकता है कि ऐसा कोई भी पॉइंट हो जिसकी वजह से विजिबिलिटी ना हो और 4 सैटेलाइट हमें एक जगह ना मिल पाए, तो हमें क्या दूसरी पोजीशन पे जाना पड़ेगा जहाँ पे 4 सैटेलाइट्स हमें विजिबल हों, और फिर से हमारे पास क्या इनिशियलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा लिमिटेशन हो जाता है कि रोवर रिसीवर के लिए हमारे पास इनिशियलाइजेशन दोबारा करना पड़ेगा, जहाँ पे हमारे पास 4 सैटेलाइट मिनिमम 4 सैटेलाइट्स हमें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, तो जहाँ मिल रही है वहाँ पर जाके हमें इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा आगे के पॉइंट्स लेने के लिए। तो स्टेप्स क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहला स्टेप्स इनिशियलाइजेशन करना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। इज परफॉर्म फ्रॉम द रेफरेंस टू द रोवर रिसीवर, दोनों को क्लोज रखा जाता है और 5 से 20 मिनट के लिए उनको ऑन करके एक मतलब कि एक ही पोजीशन पे स्टैटिक रखा जाता है। इनिशियलाइजेशन के बाद कुछ नहीं है हमारे पास, रेफरेंस रिसीवर तो उसी पोजीशन पर रहता है, रोवर रिसीवर को जहाँ पर भी हमें पॉइंट्स अननोन पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वहाँ पे हम मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा इसका प्रिंसिपल है। एंड द पोजीशन कैन बी रिकॉर्डेड एट प्री डिफाइंड इंटरवल, मतलब जिस मतलब हम अननोन पॉइंट्स पे हम उनकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, मतलब फ्री हो जाता है रोवर एक बार इनिशियलाइजेशन हो जाता है। और जो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया है कि अगर 4 सैटेलाइट नहीं मिल रहे हैं तो जहाँ पे मिल रहे हैं हमारे पास 4 या 4 से ज़्यादा सैटेलाइट, वहाँ जाके फिर से हमें इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है। सिंपल सी टेक्निक से काइनेमेटिक, बट डिफरेंस क्या है हमारे पास इनिशियलाइजेशन का, स्टैटिक और काइनेमेटिक का। अब RT के रियल टाइम काइनेमेटिक है, सिमिलर है हमारे पास, बट इसमें क्या रियल टाइम आ रहा है कि रियल टाइम में जो एक्यूरेसी मैंने पहले काइनेमेटिक में डिसाइड किया डिस्क्राइब किया, वो रियल टाइम में एक्चुअली फॉलो होती है हमारे पास। बट काइनेमेटिक और स्टैटिक में डिफरेंस क्या है कि इनिशियलाइजेशन का है, बट रियल टाइम में जो एक्यूरेसी मैंने डिसाइड किया था कि रेफरेंस जो है हमारे पास, रेफरेंस रिसीवर वो रोवर रिसीवर को एक्यूरेट मतलब कि टाइम टू टाइम उस एक्यूरेसी को या वेरिएशन को सेंड करता रहता है, तो वो किसके अंदर होता है RTK के अंदर।
रियल टाइम काइनेमेटिक के अंदर। तो इसका देख लेते हैं क्या है प्रोसीजर। तो ये जो हमारे पास रिसीवर जो है, रेफरेंस रिसीवर रोवर रिसीवर को कैसे हमारे पास सिग्नल भेजता है, वो रेडियो लिंक होता है हमारे पास, रेडियो डेटा लिंक होता है उन दोनों के बीच में। अब जो रिसीवर होता है रोवर वाला, वो दो तरीके से हमारे पास डेटा को कैप्चर करता है। एक तो डायरेक्टली फ्रॉम द सैटेलाइट्स, अपने पॉइंट्स की लोकेशन इन्फॉर्मेशन को करने के लिए डिकोड करके जो प्रिंसिपल रहता है जीपीएस का, वो अपनी पोजीशन निकालता है। साथ के साथ जो वेरिएशन रहता है हमारे पास, क्योंकि रेफरेंस रिसीवर के पास तो हमारे पास नॉन कोऑर्डिनेट्स और हमारे पास जो कैलकुलेशन कर रहा है वो सैटेलाइट्स के कांटेक्ट में आके, तो उन दोनों के बीच में कितना वेरिएशन आ रहा है, उस वेरिएशन को रेडियो सिग्नल के थ्रू या रेडियो डेटा लिंक के थ्रू रोवर रिसीवर को भेजता रहता है। तो ये जो रोवर रिसीवर है, एक तो डेटा इधर से भी लेता है जो वेरिएशन का रहता है रेफरेंस रिसीवर से, और साथ के साथ जो अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करता है डायरेक्टली विद द कॉन्टैक्ट ऑफ द सैटेलाइट्स। तो यही चीज़ लिखी हुई है हमारे पास आरटीके के अंदर, रियल टाइम काइनेमेटिक के अंदर, रेडियो डेटा लिंक टू ट्रांसमिट सैटेलाइट डेटा फ्रॉम द रेफरेंस टू द रिसीवर। तो रेफरेंस रोवर रिसीवर से लेके रोवर रिसीवर तक डेटा लिंक रहता है हमारे पास, रेडियो डेटा लिंक रहता है हमारे पास, ठीक है। दिस इनेबल्स कोऑर्डिनेट टू बी कैलकुलेटेड एंड डिस्प्लेड इन द रियल टाइम एज द सर्वे इज बीइंग कैरिड आउट। तो ये रियल टाइम में हमारे पास जो एक्यूरेसी अचीव होती है हमारे पास, क्योंकि रेफरेंस रिसीवर जो वेरिएशन है उसको भेजता है, इससे कि रियल टाइम में जो एक्यूरेसी अचीव होती है वो हाई रहती है हमारे पास, ठीक है। इन द आरटीके सर्वे एज द रोवर एज ए रेडियो लिंक एंड रिसीव द सिग्नल ब्रॉडकास्टेड फ्रॉम द रेफरेंस, द रोवर ऑल्सो रिसीव द सैटेलाइट डायरेक्टली फ्रॉम द सैटेलाइट। तो दोनों तरफ से हमारे पास रोवर रिसीवर डेटा को कैप्चर करता है, मीन सैटेलाइट से भी और रेफरेंस रिसीवर से भी। दीज टू डेटा सेट्स ऑफ द डेटा can be processed together at the rover to resolve the ambiguity and therefore obtain a very accurate position relative to the reference receiver। तो इसकी वजह से क्या है, हमारे पास जो एक्यूरेसी रहती है रियल टाइम काइनेमेटिक सर्वे टेक्निक के अंदर, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी रियल टाइम में मिल जाती है हमें, क्योंकि एक तो सैटेलाइट से भी वो अपनी पोजीशन कैलकुलेट कर रहा है, जो वेरिएशन है रेडियो डेटा लिंक है रेफरेंस रिसीवर से, उसको भी डेटा को कैप्चर कर रहा है। तो इन दोनों डेटा को वो प्रोसेस करके अपनी पोजीशन को एक्यूरेट निकाल लेता है। तो मतलब कि हमें हाई एक्यूरेसी अचीव हो जाती है आरटीके टेक्निक के अंदर। तो ये जो हमारे पास रेफरेंस रिसीवर से भी डेटा ले रहा है और हमारे पास सैटेलाइट से भी हमारे पास डेटा कैलकुलेट कर रहा है अपनी पोजीशन, तो इसको हम इनिशियलाइजेशन प्रोसेस हम मतलब कि बिगिन हो जाती है, इससे इनिशियलाइजेशन हो जाता है, जो एक्यूरेसी क्या अचीव हाई हो जाती है। कितनी एक्यूरेसी हमें मिल जाती है जनरली, वो हमारे पास बेस लाइन की जो एक्यूरेसी है 1 to 5 सेंटीमीटर रेंज तक की हमें एक्यूरेसी मिल जाती है आरटीके सर्विंग टेक्निक के अंदर। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंटेन कॉन्टैक्ट विद द रेफरेंस रिसीवर। और जो हमने इनिशियलाइजेशन प्रोसेस की बात की कि रोवर और रेफरेंस के बीच में क्या लिंक रहना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन कहते हैं, जो स्टार्टिंग में हमें 5 से 20 मिनट के लिए स्टैटिक रखना पड़ता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए 4 सैटेलाइट्स किसी भी पॉइंट पे ऐसा होता है कि इनिशियलाइजेशन ब्रेक हो जाता है, तो हमें इनिशियलाइजेशन दोबारा करना होता है, जहाँ हमें 4 सैटेलाइट या 4 से ज़्यादा सैटेलाइट कॉन्टैक्ट में मिलती हैं। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था इन 4, मतलब कि ये जो 5 टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक, स्टैटिक, रैपिड स्टैटिक, रियल टाइम काइनेमेटिक और स्टॉप एंड गो में, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आरटीके टेक्निक्स था जो हमने समझ लिया है। कोई भी डाउट होगा आप फ्रीली हमें कमेंट कर सकते हो, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। उसके बाद जो लास्ट टेक्निक है सर्विंग टेक्निक जीपीएस की, वो है हमारे पास स्टॉप एंड गो। स्टॉप एंड गो जो टेक्निक्स है वो भी हमारे पास सिमिलर है जनरली काइनेमेटिक टेक्निक्स का, बट इसको क्या हम जनरली सेमी काइनेमेटिक जीपीएस सर्विंग टेक्निक कहते हैं, क्योंकि हमारे पास रिसीवर को जो है हमारे पास अननोन पॉइंट्स के ऊपर स्टॉप करना पड़ता है, तो जो एरर होता है वो एवरेज आउट हो जाता है। मतलब कि हमें पता है कि किसी पॉइंट की लोकेशन निकालते हैं और रिसीवर को जितनी देर के लिए रखते हैं उतनी एक्यूरेसी बेटर होती है। तो स्टॉप एंड गो के अंदर जो रिसीवर है थोड़ी देर के लिए रखते हैं और फिर वो जो एरर है हमारे पास वो एवरेज आउट हो जाता है, तो उससे एक्यूरेसी हमारे पास स्टॉप एंड गो के अंदर बढ़ जाती है हमारे पास। तो इसको हम क्या जनरली सेमी काइनेमेटिक जीपीएस सर्विंग टेक्निक कहते हैं। बोथ जो मेथड होते हैं काइनेमेटिक और स्टॉप एंड गो सेम प्रिंसिपल पर काम करते हैं। काइनेमेटिक सर्विंग रिक्वायर नो स्टॉप्स एट द
अननोन पॉइंट्स, मतलब कि हमने देखा था एक रेफरेंस रिसीवर है, इनिशियलाइजेशन प्रोसेस किया और फिर हमारे पास उसको आगे रोवर रिसीवर फ्री हो जाता है और जहाँ पे हमारे पास मूव करना होता है उस एरिया में ले जाते हैं और वो अपने पॉइंट्स को ट्रैक करता रहता है। ये हमारे पास क्या काइनेमेटिक था, ठीक है, काइनेमेटिक था। बट स्टॉप एंड गो के अंदर मान लीजिए ये अननोन पॉइंट है, ये अननोन पॉइंट है, तो इनके ऊपर थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना पड़ता है, ठीक है। स्टॉप करेंगे तो हमारे पास जो एक्यूरेसी है इस पॉइंट की लोकेशन की वो इंक्रीज हो जाती है, जो कैलकुलेट करता है सैटेलाइट से डायरेक्टली वो इंक्रीज हो जाती है एक्यूरेसी। तो हमारे पास जो एरर रहता है वो हमारे पास एवरेज आउट हो जाता है, तो एवरेज आउट होने की वजह से एक्यूरेसी जो स्टॉप एंड गो की ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू द काइनेमेटिक। तो ये क्वेश्चन हमारे पास गेट एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए हमारे पास हर एक लाइन का इसमें इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है हमें। कोई भी डाउट है आप फ्रीली हमें कमेंट में आप डाउट मेल आईडी पे हमें पूछ सकते हो। हमारी मेल आईडी आपको पता है harugeometrics@gmail.com है, तो या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो सिंपल सा है वैसे तो, स्टॉप एंड गो के अंदर नाम से भी आपको पता ही चल रहा है कि जो भी अननोन पॉइंट्स होता है वहाँ पर रिसीवर को हमें स्टॉप करना होता है, तो एरर हमारे पास कम हो जाता है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। सेम प्रिंसिपल पे काम होता है इसके इसमें भी हमारे पास रिसीवर को इनिशियलाइज किया जाता है रेफरेंस रिसीवर के साथ, जो रोवर रिसीवर रहता है उसको हम रिसीवर इनिशियलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या है कि सर्वे स्टार्ट्स बाय डिटरमाइनिंग द इनिशियल इंटीजर एम्बिग्यूटी पैरामीटर, जो भी पैरामीटर्स होते हैं दोनों के वो थोड़ी देर के लिए सेम जगह पर रखे जाते हैं और उनको स्विच ऑन करके जिससे कि वो सिंक्रोनाइज हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, रिसीवर इनिशियलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। वंस द इनिशियलाइजेशन इज परफॉर्म सक्सेसफुली, पोजिशनिंग एक्यूरेसी ऑफ सेंटीमीटर लेवल कैन बी ऑब्टेन्ड इंस्टेंटेनियसली, मतलब कि साथ के साथ हमें क्या है सेंटीमीटर लेवल की एक्यूरेसी में अचीव होती है। फॉलोइंग इनिशियलाइजेशन द रोवर मूव्स टू द फर्स्ट अननोन पॉइंट आफ्टर कलेक्टिंग अबाउट 30 सेकेंड्स ऑफ डेटा, द रोवर मूव्स विदाउट बीइंग स्विच्ड ऑफ, मतलब कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी एरिया है जिसका सर्वे करना है, तो एक मान लीजिए रेफरेंस रिसीवर हो गया, वो अपना डेटा को भेज रहा है, लेकिन जो रोवर रिसीवर रहता है मान लीजिए इस पॉइंट का लेना है, इस पॉइंट का लेना है, तो जो भी अननोन पॉइंट्स होंगे वहाँ पे हमने रोवर रिसीवर को रखा और वो हमारे पास 30 सेकेंड्स के लिए रखा, तो उसकी जो एक्यूरेसी है, जो एरर है वो एवरेज आउट हो जाता है और एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाती है हमारे पास, अचीव ज़्यादा होती है हमारे पास सेंटी लेवल तक की। जैसे ही इनिशियलाइजेशन करते हैं तब तक हमारे पास सेंटीमीटर लेवल की एक्यूरेसी मिलती है हमारे पास, ठीक है। बट हम क्या है ये अननोन पॉइंट्स पर भी रोवर रिसीवर को रखते हैं और फिर इसको स्विच ऑफ नहीं करना होता। मान लीजिए अब हमें ए से बी पे जाना है तो हमें स्विच ऑफ नहीं करना पड़ेगा। अब बीच में मान लीजिए हमें कोई भी 4 सैटेलाइट्स नहीं मिल रही हैं रोवर रिसीवर के कांटेक्ट में, तो वो हमारे पास इनिशियलाइजेशन प्रोसेस को मिस्ड आउट कर देगा, तो हमें इनिशियलाइजेशन प्रोसेस दोबारा करना पड़ता है, ठीक है। तो सेम प्रिंसिपल है जैसे कि काइनेमेटिक का होता है। इसमें हमारे पास रिसीवर को विदाउट बीइंग स्विच्ड ऑफ हमें मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, और ऐसे ही हमारे पास जितने अननोन पॉइंट्स होते हैं उस पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए मूव करते हैं अपना रोवर रिसीवर। अब मान लीजिए कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि हर एक टाइम पे जो है वो मिनिमम 4 सैटेलाइट्स उसके कॉन्टैक्ट में रहनी चाहिए, रिसीवर के कॉन्टैक्ट में, इवन ड्यूरिंग द मूव, मतलब जब हम मूव कर रहे हैं उसके टाइम पे भी, और जो अननोन पॉइंट है वहाँ पे तो होनी ही होनी चाहिए। अदरवाइज द इनिशियलाइजेशन प्रोसेस मस्ट बी रिपीटेड अगेन बाई रीऑक्यूपाइंग द प्रीवियस पॉइंट। तो अगर हमारे पास इनिशियलाइजेशन प्रोसेस मिस आउट हो जाता है तो हमें वापस उसी रेफरेंस रिसीवर के पास जाके उसको फिर से इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है। तो ये हमारे पास स्टॉप एंड गो सर्विंग टेक्निक था, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट था और इससे क्वेश्चन भी हमारे पास गेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था हमारे पास जो आज का सर्विंग टेक्निक्स था। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए हमें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, क्विज वहाँ पर आपको मिलेगी और जो भी अपडेट रहेगी गेट ज्योमेट्रिक्स से रिलेटेड वो आपको वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी। आप तो आप आर ज्योमेट्रिक्स के साथ अपने गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।